रागिनी को कुछ लोग देखने आए तो माँ ने तरह तरह के खाने सामने रख दिए। तो रागिनी की भाभी बच्चों को लेकर कमरे में चली गई, कहीं बच्चे खाना देकर मांग न लें, क्योंकि सास ने सूखी रोटी के अलावा कभी उन्हें कुछ दिया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मेहमानों ने कहा, अपनी विधवा बहू से तो मिलवा दें। जब वो सामने आई तो बच्चे खाने पर टूट पड़े। तो वो लोग बोले, बहू का रिश्ता हमें दे दो और हम बच्चों को भी ले जाएंगे। जब सास ने ये सुना तो, जल्दी जल्दी सब लोग हाथ चलाओ, खाना तैयार करो, सफाई की व्यवस्था देखो हो गई या नहीं। रागनी की माँ बौखलाई घूम रही थी, जबकि भाभी और छोटी बहन तेजी से हाथ चला रही थी और सफाई में व्यस्त थी। किचन में तरह तरह के व्यंजन बन रहे थे। इसी बीच दरवाजे से राजू ने झाँका, मम्मी बात सुनो। उसने अपनी माँ से कहा। रागनी की भाभी, जिसका नाम अनामिका था, सफाई वाला कपड़ा रख कर तुरंत अपने बेटे के पास गई। हाँ बेटा, क्या बात है? मम्मी, कितने अच्छे खाने की सुगंध आ रही है ना, थोड़ा सा खाना ला दो। राजू ने होठों पर जुबान फेरते हुए कहा। तो अनामिका ने सर झुका दिया। बेटा, वो खाना हमारे लिए नहीं है, वो खाना मेहमानों के लिए है, अनामिका ने उदास स्वर में जवाब दिया। राजू ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ भी अच्छा बनता है तो वो मेहमानों के लिए होता है, हमको अच्छे खाने का स्वाद कब नसीब होगा। मैं सूखी रोटी खा खा कर थक गया हूँ, अब तो दिल ही नहीं करता खाने को। अनामिका को अपने लाडले पर बहुत ज़्यादा दया आई, मगर वो मजबूर थी। वो विधवा थी, उसके पति को गुजरे 4 साल का समय हो चुका था और इन्हीं 4 सालों से वो बुरा समय काट रही थी। अनामिका का ससुराल बहुत ज़्यादा अमीर था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की हर चीज़ काफ़ी मात्रा में रखी रहती थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मगर उसके बाद भी अनामिका की सास बहू से नौकरों की तरह काम लेने के बाद भी उसे और उसके बच्चों को खाने में सिर्फ सूखी रोटियां ही दिया करती थी। अनामिका के 3 बच्चे थे, तीनों बहुत ज़्यादा लायक, समझदार और सुंदर थे। अनामिका की नंद के बच्चे इतने अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, इसलिए वो अनामिका से ईर्ष्या का शिकार हो गई और अपनी माँ के दिल में अनामिका के बच्चों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें भरना शुरू कर दी। अनामिका की सास भी बेटे की ज़िंदगी में ही उसके खिलाफ हो गई थी, मगर कभी अपना विरोध बेटे के सामने दिखा न सकी थी। अनामिका का पति उस पर जान छिड़कता था और बच्चों से अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता था। मगर जब अनामिका का पति अचानक चल बसा तो सास ने बजाय अपने अनाथ पोते पोतियों को सीने से लगाने के उनके साथ बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। वो अनामिका को मायके भी नहीं जाने देती थी कि कहीं बच्चे अपने पिता के हिस्से के दावेदार न बन जाएं। अपने पास रखकर भी उनका सुकून छीन लिया था। न उन्हें पहनने को अच्छा मिलता था, ना ही खाने पीने को। सूखी रोटियां खा खाकर बच्चे बहुत कमज़ोर हो चुके थे। अनामिका जैसे तैसे धीरज के साथ दिन गुजार ही रही थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाएं, ताकि उनके दिन बदल जाएं। मगर आज जब राजू ने खाना मांगा तो उसे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आया। अनामिका की 3 नंदें थीं, एक शादीशुदा थी, जबकि दूसरे वाली नंद रागनी के लिए आज रिश्ते वाले आ रहे थे। सारा खाना अनामिका ने तैयार किया था, मगर उसके बाद भी उसे ये अनुमति नहीं थी कि वो थोड़ा सा खाना अपने बच्चों को दे देती। सारे काम पूरे हो गए थे, मेहमानों के आने का समय हो रहा था। रागनी पार्लर से आ गई थी। वो साधारण सूरत की थी, लेकिन पार्लर से तैयार होने के बाद अच्छी खासी सुंदर लग रही थी। अनामिका रागनी के कमरे में उससे ये पूछने गई थी कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। रागनी आईने के सामने बैठी हुई थी, जब उसे पीछे से अनामिका की छाया दिखाई दी। अनामिका ने सूती सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए थे, पसीने से भीगी हुई थी और कपड़ों से हल्की सी दुर्गंध आ रही थी। मगर उसके बाद भी अनामिका की चमकती हुई त्वचा और आकर्षित नए नक्श ध्यान खींच रहे थे। वो बहुत सुंदर थी। अनामिका की शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी, ऊपर से 3 बच्चों की माँ भी बन गई थी। अभी उसकी उम्र 26 साल थी, मगर देखने में वो 19-20 साल कुंवारी लड़की लगती थी। कुछ लोगों की सुंदरता कभी कम नहीं होती, भले हालात जैसे भी हों। अनामिका के साथ भी ऐसा ही था। गुजरे हुए कठोर समय ने भी उसे उसके सौंदर्य को नहीं घटाया था, मगर अब वो पहले की तुलना काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। रागनी ने नाक सिकोड़ी, भाभी आप मेरे कमरे में क्या करने आई हैं? मैं नहीं चाहती कि आपकी छाया मुझ पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। जो लोग मेरा रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, पूरे शहर में उनका बिजनेस फैला हुआ है, रख रखाव वाले और सुलझे हुए लोग हैं। आपको ऐसी हालत में देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कृपा करके मेहमानों के सामने मत आइएगा और ध्यान रखिएगा आपके बच्चे भी ना आए। रागनी ने बिना अनामिका की कोई बात सुने आदेश जारी कर दिया था
और सर झुकाकर बैठ गई। ये एक तरफ से इशारा था कि अब अनामिका कमरे में जा सकती है। अनामिका की आंखों में नमी आने लगी और वो कमरे से बाहर निकल आई। हे भगवान, ने कैसी परीक्षा में डाल दिया है। अगर मेरे पति को अपने पास बुलाना ही था तो कुछ ऐसा भी करते कि मेरे बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते। अच्छी ना सही, कम से कम एक साधारण ज़िंदगी तो होती। वो दिल ही दिल में भगवान से शिकायत कर रही थी और उसकी ये शिकायत फालतू भी नहीं थी। अपने बच्चों की आंखों में अभाव उससे नहीं देखा जाता था। अतिथि दरवाजे पर आए तो अनामिका किचन में चली गई। खाना इत्यादि प्लेट में डालकर नौकरों के हाथों बाहर भेजा और ख़ुद अपने बच्चों को लेकर एक कमरे में बंद हो गई। वो जानती थी कि बच्चे भूखे हैं और सूखी रोटी के अलावा उन्हें किसी और खाने का स्वाद का पता भी नहीं है। ऐसा ना हो कि अपने सामने ऐसे खाने देखकर वो खाने पर ही टूट पड़े और रागिनी का इतना अच्छा आया रिश्ता वापस न चला जाए। सास अनामिका के साथ जैसा भी व्यवहार करती थी, मगर अनामिका ने कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा था। वो हमेशा उनकी भलाई के लिए ही प्रार्थना किया करती थी। मेहमान आ चुके थे। लाउंज से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। अनामिका को अपने कमरे में बैठे हुए उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थीं। जब अचानक रिश्ता लाने वाली औरत ने कहा, आप अपनी बहू को तो बुलाइए, हम उससे भी मिलना चाहते हैं, बहुत तारीफ सुनी है उसकी। उस औरत की बात सुनते ही अनामिका की सास को बहुत बुरा लगा था, मगर क्योंकि वह उसकी बेटी का रिश्ता देखने के लिए आए थे इसलिए इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें अनामिका को बुलाना ही पड़ा। अनामिका अपने बच्चों को वहीं कमरे में बैठने का बोलकर खुद मेहमानों से मिलने के लिए चली आई। मेहमान औरत ने गौर से उसके चेहरे की ओर देखा था। कितनी सुंदर हो, मगर इतनी कम उम्र में ही विधवा हो गई। भगवान अच्छी सूरत तो दे, तो उसके साथ साथ अच्छे भाग्य भी दे। आने वाली मेहमान औरत दुख प्रकट करते हुए बोली, जबकि अनामिका की आंखें भीगने लगी। बेटा, तुमने ऐसे गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और मैंने सुना है तुम्हारे बच्चे भी हैं, वो कहाँ हैं? अनामिका ने भी जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला और उसके तीनों बच्चे भागते हुए मेहमानों वाले कमरे में आ गए। अनामिका बुरी तरह से बौखला गई थी, जबकि उसकी सास ने गुस्से भरी नज़रों से अनामिका की ओर देखा। मेहमानों के सामने बड़ी बड़ी प्लेटों में तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे। खाने की सुगंध कमरे में फैली हुई थी और बच्चों के दिलों को बेचैन कर रही थी। मीठे में रखे हुए चॉकलेट, केक और खीर की सुगंध उनकी भूख को और बढ़ा रही थी। वो सब अपने आप को रोकने की कोशिश करते रहे, मगर भूख पर काबू न रख सका। सबसे छोटा बच्चा आगे बढ़ा और दालमोट की प्लेट से एक चम्मच भरकर मुंह में डाल लिया। बड़े भाई ने शर्मीली सी नज़र से माँ की ओर देखा और फिर वो एक बिस्किट उठाकर खा लिया। छोटी बहन ने केक से मुट्ठी भरी और जल्दी से मुंह में डाल ली। तीनों बच्चे अब खाने पर बुरी तरह से टूट पड़े। उनके खाने का तरीका ही बता रहा था कि वो कितने भूखे हैं। अनामिका के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसका दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तेज़ी से बच्चों की तरफ बढ़ी और उनके हाथों से प्लेटें खींचने लगी। आंखों में आंसू तैरने लगे। सास ने गुस्सा होकर आंखें दिखाईं और वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई कुर्सी पर बैठ गईं। रागिनी ने यह दृश्य देखकर नफरत से नाक सिकोड़ी और सर झुकाकर अपनी चूड़ियों के साथ खेलने लगी। मेहमान औरत ने सारा दृश्य चुपचाप से देखा। उसके चेहरे पर पहले हैरानी के भाव थे, फिर धीरे धीरे वो हैरानी अफसोस में बदल गई। उसने बच्चों को ध्यान से देखा, जिनके चेहरे भूख के कारण पिचके हुए थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। उनकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि उन्हें खाने को कुछ भी अच्छा नहीं मिलता और अधिकतर वो भूखे ही रहते हैं। मेहमान औरत ने अनामिका की ओर देखा, जो अपने बच्चों को पकड़कर पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही बार बार माफ़ी भी मांग रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, कपड़ों पर पसीने के धब्बे थे, मगर उसका नयन नक्श अब भी सितारों की तरह आकर्षित था। औरत ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात जुबान पर ले आई। उसने कहा, हम यहाँ आपकी बेटी रागिनी का रिश्ता देखने आए थे, लेकिन जो दृश्य अभी हमने देखा है उसने हमारा दिल बदल दिया है। हम किसी ऐसी लड़की की तलाश में नहीं हैं जो सिर्फ देखने में अच्छी हो, बल्कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो कठिनाई के बाद भी अपनी इज्जत और बच्चों की परवरिश का ख्याल रख सकती हो। अनामिका की सास के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान बंद हो गई। रागिनी का रंग पीला पड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा रिश्ता उसके बजाय इसकी भाभी को पसंद कर रहा है। मेहमान औरत ने बात जारी रखी, हमने आपकी बहू अनामिका के बारे में बहुत सुना, मगर आज देख लिया कि ये औरत अंदर और बाहर से कितनी मजबूत और संस्कारी है। हम इसके चेहरे पर सच्चाई नज़र आई। उसके बच्चों की भूख और उसकी बेबसी ने हमारे दिल को छू लिया है। इसलिए हम क्षमा के साथ कहना चाहते हैं कि हमें रागिनी का नहीं बल्कि अनामिका का रिश्ता स्वीकार है। मैं अपने बेटे की शादी अनामिका से करना चाहती हूँ। हम बच्चों का भी पूरा खर्च उठाएंगे।
अपने साथ ले जाएंगे और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मेरा बेटा उनकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी लेगा। ये सुनकर कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। सास ने गुस्से भरी नज़रों से रागनी की ओर देखा। रागनी ने रोना शुरू कर दिया। अनामिका का दिल और ज़्यादा डूबने लगा। उसके आंसू और तेज़ी से बहने लगे। उसने अपने सर को झुका लिया और हाथों से बच्चों को सीने से लगा लिया। वो जानती थी कि उसकी सास उसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। मेहमान औरत की बात सुनते ही कमरे का माहौल एकदम बोझल हो गया। अनामिका की सास के चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई और वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और तेज़ आवाज़ में बोली कि आपने बहुत बड़ी गलती की है। हमने आपको अपनी बेटी के रिश्ते के लिए घर बुलाया था, मगर आपने हमारे मुंह पर कालक पोत दी है। क्या हमारी बेटी में कोई कमी है जो आपने उसे ठुकराते हुए हमारी बहू का रिश्ता मांग लिया है? मेहमान औरत ने नरमी से कहा कि मेरा उद्देश्य किसी को दुख देने का नहीं था। मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए अच्छा सोचा है। अनामिका एक अच्छी और संस्कारी औरत है। मगर सास ने उनकी बात बीच में ही काट दी और ताली बजाकर दरवाजे की ओर इशारा किया। हम आप जैसे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकते। अनामिका मेरे बेटे की विधवा है और इसकी दोबारा मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। हमारे यहाँ विधवा बहू की दूसरी शादी नहीं की जाती। यहाँ से आप लोग चले जाएं। हमारे घर की इज्जत को यूं नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। रागनी ने रोते हुए अपनी माँ का पल्लू थाम लिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अनामिका का दिल काँप गया। मेहमान औरत ने चुपचाप उठकर अपना पर्स संभाला और जाते जाते अनामिका की ओर अफसोस भरी नज़रों से देखा। उसकी आंखों में दुखों के सिवा कुछ न था। वो औरत घर का दरवाज़ा पार कर गई थी, मगर अनामिका की जैसे शामत ही आ गई थी। सास गुस्से से काँप रही थी। उसने अनामिका की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा कि सबकी नज़रों में हमारी बेइज्जती करवा दी। न जाने तूने कौन सा जादू किया था कि वो औरत तुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी। अब इस घर में तेरा कोई अधिकार नहीं। हमने तुझे विधवा समझकर सहन किया था, मगर अब तू एक बोझ बन चुकी है। मेरी ही बेटियों के लिए आए हुए रिश्तों पर डाके डालने लगी है। अनामिका ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा आप लोगों का अच्छा ही चाहा है। लेकिन सास ने एक ना सुनी। वो तेज़ी से दरवाजे की ओर बढ़ी और नौकर को आवाज़ दी कि इस औरत को उसके बच्चों का सामान बाहर फेंक दो। घर के अंदर कोहराम मच गया। बच्चे माँ से लिपटकर रोने लगे। अनामिका ने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की, मगर कोई चमत्कार न हुआ। कुछ ही देर में अनामिका और उसके तीनों बच्चे घर के बाहर सड़क पर खड़े थे। अनामिका की सास ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। शाम का अंधेरा फैल रहा था। आसमान पर बादल गहरे हो रहे थे। ठंडी हवा के झोंके उनके शरीर को काट रहे थे। बच्चे भूख से निढाल ज़मीन पर बैठ गए। अनामिका का दिल कटकर रह गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके अपने ही उसे यूं धक्के देकर निकाल देंगे। वो अपने बच्चों के साथ लिए चलती रही। हर चेहरा अजनबी लग रहा था। कोई उसका अपना नहीं था। वो खुद भी अनाथ थी और दूर के रिश्तेदार ने किसी बोझ की तरह उसे सर से उतार फेंका था। वो तो अनामिका की किस्मत अच्छी थी कि उसे अच्छा पति मिल गया, मगर ये सौभाग्य भी ज़्यादा देर नहीं रहा था और एक बार फिर से वो समाज की ठोकरों का शिकार बन गई थी। कोई उसकी हालत देखकर रुक जाता तो कोई तरस खाकर संवेदना भरी नज़रों उसे देख रहा था, मगर कोई पास आकर सहारा देने को तैयार न था। रात के अंधेरे में अनामिका और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि पति के स्वर्गवास के बाद उसने कभी घर से बाहर पैर नहीं निकाला था। वो सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। इसी बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी जो साधारण कपड़ों में था और हाथ में शॉपिंग का थैला लिए जा रहा था, अनामिका के पास रुका। उसने बच्चों को देखा, जिनके चेहरे भूख और थकन से मुरझा गए थे। फिर अनामिका की हालत पर नज़र डाली, जो आंसुओं में डूबी हुई थी। उसने दया भाव से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? अनामिका ने रोती हुई आवाज़ में कहा कि हमें घर से निकाल दिया गया है। हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा कि मेरे घर में काम करने के लिए कामवाली की आवश्यकता है। अगर तुम चाहो तो बच्चों समेत मेरे घर आ जाओ। रहने की जगह और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। बच्चों के मासूम चेहरे की ओर देखते हुए उस आदमी को दया आ गई थी। घर में कामवाली की आवश्यकता तो नहीं थी, मगर उसने फिर भी अनामिका को अपने साथ चलने के लिए कहा था। अनामिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उस आदमी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 35-36 साल का होगा। अनामिका के दिल के किसी कोने में भय भी था, मगर बच्चों के मासूम चेहरे उसे हिम्मत दे रहे थे। उसने सर झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया और उस आदमी ने आगे बढ़कर बच्चों के हाथ पकड़े और अनामिका को अपने साथ लेकर चलने लगा। रात के अंधेरे में जब वो उस अजनबी आदमी के घर पहुंची तो अनामिका के दिल में एक उम्मीद जागी। वो भले ही एक नौकरानी के रूप में जा रही थी, मगर कम से कम उसके बच्चों को छत और खाना तो मिलेगा। अनामिका ने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया और प्रार्थना की
कि वो आदमी कोई बुरा आदमी ना हो। अजनबी आदमी अनामिका को अपने घर में ले आया और आते ही बच्चों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी और एक कमरा अनामिका को रहने को दे दिया और कहा, अभी सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अनामिका रात भर सोचती रही कि ये सब कुछ कैसे संभव हुआ। अगले दिन वो उस घर की मालकिन से मिली तो अनामिका हैरान रह गई। ये वही मेहमान औरत थी जिसने उसके ससुराल में अनामिका का रिश्ता मांगा था। वो औरत मुस्कुराकर अनामिका के पास आई और कहा कि बेटी, भगवान ने खुद तुम्हें हमारे घर तक पहुंचा दिया है। मैंने अपना हृदय साफ रखा था और आज मेरी इच्छा पूरी हो रही है। ये घर मेरा है और कल रात जो तुम्हें यहाँ लाया वो मेरा बेटा अभिमान है। अनामिका सकते में खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने कल रात के सारे दृश्य घूम गए। अब उसे अभिमान की नीयत पर कोई शक नहीं रहा था, क्योंकि जिसकी माँ इतने अच्छे स्वभाव की औरत थी उसका बेटा भी ज़रूर ऐसा ही होना था। मेहमान औरत ने नरमी से कहा कि मैं अब दोबारा अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगती हूँ। तुम्हारी मासूमियत और धैर्य ने मुझे और भी प्रभावित कर दिया। अभिमान तुम्हें और बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकता है। अनामिका चुपचाप खड़ी सुन रही थी। उसका दिल घबरा भी रहा था, लेकिन बच्चों के भविष्य का सोचकर उसने फैसला कर लिया। उन्होंने उसे अगले दिन जवाब देने के लिए कहा था। वो रात भर सोचती रही और फिर अगले दिन अभिमान उसके पास आया और नरमी से कहा कि अगर तुम हाँ कर दो तो मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे और बच्चों के नाम कर दूंगा, लेकिन अगर तुम ना करोगी तो भी मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। मैं कभी पिता नहीं बन सकता, तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चे समझकर पालूंगा। तुम्हें जैसी भी गारंटी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे अपने बच्चों का पिता बनने दो। और अगर तुम मुझसे शादी ना करना चाहो तो भी इस घर में रह सकती हो, मैं तब भी बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखूंगा। अनामिका की आंखों में आंसू तैरने लगे। कुछ पल सोचने के बाद उसने हाँ में सिर हिला दिया और ऐसे उन चारों की नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। अनामिका ने जल्दी महसूस किया कि अभिमान सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। वो बच्चों के साथ ऐसे पेश आता जैसे वो उसका अपना खून हो। अनामिका के दिल में भी धीरे धीरे अभिमान के लिए प्यार जागने लगा। अब वो सिर्फ एक माँ ही नहीं बल्कि एक पत्नी भी थी। दूसरी ओर रागनी की जिंदगी में अंधेरा छा गया। वही रागनी जिसने अनामिका को धक्के देकर घर से निकलवाया था, एक दिन बाजार से लौटते हुए एक दुर्घटना का शिकार हो गई। उसकी दोनों टांगें टूट गईं और वो अपाहिज होकर रह गई। अनामिका को समाचार मिला तो उसने दिल ही दिल में सोचा कि भगवान के न्याय में देर हो सकती है, मगर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। अनामिका की सास अपनी अपाहिज बेटी को देखकर अपने किए का फल भुगत रही थीं। उसने अनामिका को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर अनामिका ने उनसे दूर रहना ही से सही समझा। अब अनामिका की ज़िंदगी सुकून और खुशियों से भर गई थी। बच्चों की मुस्कुराहटों और अभिमान के प्यार ने उसकी दुनिया को जगमगा दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।